हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास से स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जीएसटी के अंदर, जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या नाम है? प्लेस ऑफ सप्लाई। सर, इसका यूज़ क्या है और ये होता क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई का आप सिंपल सा ये मतलब निकाल सकते हो कि आखिर सप्लाई कहाँ दी गई। वो प्लेस जहाँ पे सप्लाई हमने दी, उसको हम बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। सर, इसका यूज़ क्या है? सर, इसका यूज़ क्या है? देखिए, जीएसटी में दो चीज़ें हैं आपकी। एक लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर कौन होता है? जो सप्लाई कर रहा है, उसका लोकेशन। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, कि आखिर सप्लाई कहाँ दी गई। इन दोनों के बेसिस पे हमें पता चलता है कि वो इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, या फिर इंटर स्टेट सप्लाई है। ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर का लोकेशन, और प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर दोनों दोनों सेम स्टेट या सेम यूटी में है, ठीक है, तो वह हमारा बन जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको, एल ओ एस, और इसको पी ओ एस, ठीक है। तो अगर एल ओ एस, लोकेशन ऑफ सप्लायर, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों एक ही स्टेट में है, सेम स्टेट, और यूटी दोनों सेम ही स्टेट में है, या दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी में है, तो उस टाइप की सप्लाई को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाईज। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने कुछ सामान सेल किया, सामान सेल किया, कुछ गुड्स सेल किया, किसको? मिस्टर बी को, ठीक है। ये भी दिल्ली में है, और ये भी दिल्ली में है, ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर भी दिल्ली में है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली में है। तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में हमारा सीजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है, ठीक है। जो हमारा इंट्रा स्टेट, जो विथ इन स्टेट या विथ इन यूटी हम सप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में या दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी में है, विथ इन स्टेट या विथ इन यूनियन टेरिटरी है, तो उस टाइप के सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। और उसके ऊपर हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। ओके। ओके सर। अब दूसरी सिचुएशन लेके आते हैं। क्या सर? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट states, different UTs, one in state, another is यूटी। कहने का मतलब, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों के बीच में किसी प्रकार का बॉर्डर आता है, बॉर्डर आ जाता है स्टेट का, यूटी का, कंट्री का, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई बन जाएगा। और इंटर स्टेट सप्लाई बनने के बाद, इंटर स्टेट सप्लाई बनने के बाद उसके ऊपर हमारा क्या लगेगा?
सर IGST लगता है। इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर हमारे क्या लगेगा, IGST लग के चलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए दिल्ली में है, इन्होंने कुछ सेल किया गुड्स का मिस्टर बी को, जो कि यूपी में है, जो कि यूपी में है। तो ये किस टाइप की ट्रांजेक्शन हुई हमारी, ये दिल्ली में है, डिफरेंट स्टेट है, ये मिस्टर बी डिफरेंट स्टेट में है, तो बॉर्डर आ गए बीच में सर। हाँ सर, तो इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। और इस ट्रांजेक्शन के ऊपर जो सेल किया इन्होंने, इसके ऊपर क्या लगेगा हमारा, IGST लग जाएगा। ओके, तो फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना प्लेस ऑफ सप्लाई स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके सर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों जरूरी है सर? प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से हमें पता चलता है कि किसी सप्लाई के ऊपर हमारा IGST लगेगा या CGST और SGST लगेगा, वो इंटर स्टेट होगी सप्लाई या फिर इंटर स्टेट होगी। ओके, ओके सर। तो चलिए पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रोसीड करेंगे। ओके जी सर। सप्लायर, सप्लायर का मतलब है जो भी सप्लाई कर रहा है गुड्स का या सर्विस का या दोनों का। और अगर कोई एजेंट है उसका जो उसके बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है, तो वो भी सप्लायर की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई पर्सन जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहा है या बोथ कर रहा है, उसको हम सप्लायर बोलेंगे। और अगर उसका कोई एजेंट है जो उसके बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की, तो वो भी हमारा सप्लायर की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। ओके, ओके सर। फिर आता है रिसिपिएंट, कि रिसिपिएंट कौन है, जो सप्लाई रिसीव कर रहा है वो कौन होता है। तो उसके लिए बोला गया है रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मीन्स वेयर अ कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द पर्सन हु इज लाइबल टू पे दैट कंसिडरेशन। जहाँ पे कंसिडरेशन पे होना है, जहाँ पे जो हमने सप्लाई की है उसके बदले में कंसिडरेशन आना है, तो जो कंसिडरेशन पे कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, ठीक है, अगर अग, चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो, अगर वो पेमेंट कर रहा है, कंसिडरेशन पे कर रहा है, तो जो कंसिडरेशन पे कर रहा है वही हमारा क्या बन जाएगा, रिसिपिएंट बन जाएगा, जो हमें कंसिडरेशन पे कर रहा है। ओके, ओके सर। Where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom the goods are delivered or made available, or to whom possession or use of goods is given or made available, जहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड। तो हम जो गुड्स हैं जिसके पास डिलीवरी कर रहे हैं, जिसको अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है, वही हमारा रिसिपिएंट बन जाएगा। ठीक है, जिसको डिलीवरी कर रहे हैं या फिर जिसको वो गुड्स अवेलेबल करवा रहे हैं, वो हमारा क्या बन जाएगा, रिसिपिएंट बन जाएगा। ओके, ओके सर। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस द पर्सन टू whom द सर्विस इज रेंडर्ड, जहाँ पे कोई कंसिडरेशन पे नहीं हो रहा इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जहाँ पे सर्विस जिसको हमने दी, जिसको हमने सर्विस दी, वो हमारा रिसिपिएंट बन जाएगा। जिसको हमने सर्विस दी, जिसने एक्चुअली में सर्विस रिसीव करी, वो क्या बन जाएगा, हमारा रिसिपिएंट बन जाएगा। ओके, ओके सर। एंड any reference to a person to whom a supply is made shall be constructed as a reference to the recipient of supply and shall include an agent acting on such as such on behalf of recipient in relation to goods और सर्विसेज और both supplied। और मान लीजिए जो रिसिपिएंट है वो बोलता है कि आप एक काम करो, इसको सप्लाई कर दो, ठीक है, तो जिसको उसने रेफर किया है वो भी सप्लायर की डेफिनेशन में आ जाएगा। और और अगर कोई उसका एजेंट है जो इसके बिहाफ पे सामान रिसीव कर रहा है, तो वो भी हमारा रिसिपेंट के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। ओके, ओके सर। चलिए, उसके बाद आती है बात सर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या होगा, जो सप्लाई करने वाला है उसकी लोकेशन क्या होगी और जो रिसीव करने वाला है, जो रिसिपिएंट है, उसकी लोकेशन क्या होगी। तो इसमें ऐसा है कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है, उसमें तो इतना कंफ्यूजन नहीं है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा या लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या होगा, सप्लायर क्या होगा। गुड्स के केस में उतनी कंफ्यूजन नहीं होती।
कंफ्यूजन निकल के आती है जब सर्विसेज की बात आती है कि अगर ये सर्विस ऐसे प्रोवाइड की गई तो क्या लोकेशन, सप्लायर की लोकेशन क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो वहाँ दिक्कत आती है। तो जो हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिपिएंट है इन केस ऑफ गुड्स, वो एक्ट में कहीं नहीं दे रखा, कहीं भी नहीं दे रखा। किसका दे रखा है सर फिर? लोकेशन ऑफ जो सर्विस प्रोवाइडर है या सर्विस रिसीवर है, ठीक है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है, उसका लोकेशन दिया गया है। क्योंकि गुड्स के केस में उतनी दिक्कत नहीं होती, हमें पता चल जाता है कि लोकेशन क्या होगी। ओके ओके, तो हम सर्विस के केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिपिएंट क्या होगा उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके सर। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज मीन्स का क्या मतलब है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है या एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है? सर एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। यहाँ पे जो जो पॉइंट दे रखे हैं इसके अलावा अगर कुछ अलग से आया तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ओके ओके सर। means where a supply is made from a place of business for which registration has been obtained, the location of such place of business। अगर उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है उस बिजनेस प्लेस के लिए, ठीक है, तो वो प्लेस हमारा क्या बन जाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर। जीएसटी नंबर में जो प्लेस उसने दिखा रखा होगा, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगा। दूसरा है वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर देन अ place of business for which registration has been obtained, so that say fixed establishment elsewhere the location of such fixed establishment। दूसरे में बोलता है कि जो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है जिसके लिए उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ठीक है, उसके अलावा अगर कहीं और से सप्लाई करता है, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह है उसकी, अगर उसके लिए उसने वहाँ से सप्लाई कर रहा है, जो हमारा जीएसटी नंबर होता है उसमें हमें एक प्रिंसिपल प्लेस दिखाना होता है और बाकी बाकी एडिशनल प्लेस दिखाना होता है। तो अगर जो प्लेस और जो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको छोड़ के अगर कोई और जगह से सप्लाई कर रहा है, जो उसका फिक्स एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है फैक्ट्री है या कोई दूसरी जगह पे कोई ऑफिस है, वहाँ से सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारी लोकेशन बन जाएगी। ओके ओके सर। where a supply is made from more than one establishment where the place of business or fixed establishment, the location of establishment most directly concerned with the provision of such supply। जहाँ पे एक से ज़्यादा जगह से सप्लाई हो रही है, एक से ज़्यादा जगह से सप्लाई हो रही है, ठीक है, उस केस में हम देखेंगे कि वो जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो सर्विस ज़्यादा कहाँ से रिलेट कर रही है, ज़्यादा कहाँ से रिलेट कर रही है, कौन से ऑफिस से ज़्यादा रिलेट कर रही है, तो जो निकल के आएगा वो हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगा। ओके ओके सर। और इन केस इनमें से कोई सी भी फुलफिल नहीं हो पा रही, हमें पता ही नहीं चल पा रहा क्या निकल जाएगा, तो उस केस में जो वो रहता है, जहाँ पे वो पर्सन जहाँ पे रहता है, प्लेस ऑफ रेसिडेंट, उस वहाँ पे जाके उसको पकड़ लेंगे और वो हमारा क्या बन जाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस बन जाएगा। और सर मान लो उसके सर 2-4 घर है, तो फिर उस केस में हम देखेंगे यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंट, जहाँ पे वो आमतौर पे रहता है, आमतौर पे जहाँ पे रहता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस बन जाएगा। ओके ओके सर। चलिए, सेम 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 हमारा रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज के लिए भी है। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज मीन्स क्या सर? where a supply is received at a place of business for which registration has been obtained, the location of such place of business। अगर जो सर्विस रिसीवर है, ठीक है, उसने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो उस जीएसटी नंबर का जो प्लेस है, ठीक है, वो प्लेस जिसके लिए उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वो हम मान के चलेंगे
क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट बन जाएगा, जो मतलब जीएसटी नंबर में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आ रहा है। ओके ओके सर। Where a supply is received at a place other than the place of business for which registration has been obtained, that is to say a fixed establishment elsewhere, the location of such fixed establishment, मतलब प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा कहीं और किसी और जगह पे अगर कोई सर्विस ले रहा है तो वो लोकेशन बन जाएगी रिसिपेंट की। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री हो गई आपकी। उसके अलावा where a supply is received at more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment or the location of fixed establishment most directly concerned with the recipient of supply। जहाँ पे जो हमें सप्लाई मिल रही है वो एक से ज़्यादा प्लेसेस के लिए मिल रही है, तो उसमें हमें देखना है कि जो सर्विस हमें मिल रही है वो ज़्यादा कौन से के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जो सप्लाई मिल रही है हमें वो कौन से प्लेस के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, वो हमारा प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बन जाएगा। ओके। और इन तीनों केसेस में अगर फुलफिल नहीं हो पाता, हमें पता नहीं चल पाता कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, तो हम उसके घर पे पहुंच जाएंगे। कौन से घर पे पहुंचेंगे, जहाँ पे वो आमतौर पे रहता है, और जाके वहाँ पे पकड़ लेंगे उसको कि अब ये तुम्हारा हम लोकेशन मान रहे हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस मान रहे हैं। ओके ओके सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई हम जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से हमें पता चलती है कि कोई सप्लाई इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट है, उसके ऊपर सीजीएसटी या जीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। और सबसे पहले हम देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स अदर देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में ये हमारा सीए फाइनल के उसमें डिस्कस होगा, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो सीए इंटर पे, सीए इंटर लेवल पे हमारा सिर्फ सिर्फ डोमेस्टिकली जो सप्लाईज हैं, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, वही हमारे सिलेबस में है और वही हमारे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। ओके ओके सर। वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पे जो गुड्स है, ठीक है, सप्लाई जहाँ कर रहे हैं उसमें अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, ठीक है, मूवमेंट इन गुड्स इन्वॉल्व है, मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के वहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, मूवमेंट इन्वॉल्व है गुड्स में, तो उस केस में जहाँ पे उसकी डिलीवरी खत्म होगी वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए दिल्ली के हैं, इन्होंने कुछ सामान भेजा सेल ऑफ गुड्स किया मिस्टर बी को जो कि यूपी में है। ठीक है, तो सामान कैसे भेजा, इन्होंने ट्रक में लोड किया और ट्रक में लोड करके इनके पास यूपी में भेज दिया। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व हो गया। हाँ सर। तो गुड्स कहाँ पहुँचा, यहाँ पे। डिलीवरी कहाँ ख़त्म हुई, यूपी में जाके। तो इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा, यूपी निकल के आएगा। ओके ओके सर। तो जहाँ पे हमारा जो हम सप्लाई करें गुड्स, तो अगर उसमें गुड्स के केस में अगर उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो जहाँ पे वो डिलीवरी टर्मिनेट होगी, जहाँ पे डिलीवरी कंप्लीट होगी, खत्म होगी, एंड होगी, वो प्लेस हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके ओके सर। उसके बाद आता है हमारा वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द recipient or any other person on the direction of third person by way of transfer of title or otherwise, principal place of business of such third person। अभी ये क्या चीज़ है सर, हम इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू पार्टी, बिल टू शिप टू पार्टी। इसमें क्या होता है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है, ए बी और सी। ठीक है, तीन पार्टी है। ये आपका मान लीजिए दिल्ली में है, ये आपका यूपी में है और ये हरियाणा में है। ठीक है, ठीक है सर। तो मिस्टर ए ने इसको बोला, इंस्ट्रक्शन दी कि आप एक काम करो, जो सामान है, जो गुड्स है, आप मिस्टर सी को ट्रांसफ़र कर दो, इसके प्लेस पे डिलीवर कर दो। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या बोला, मिस्टर ए ने क्या बोला कि आप एक काम करो, जो सामान है इसको भेज दो। ठीक है, तो इस केस में हमें निकालना है प्लेस ऑफ सप्लाई। आप बताइए क्या सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल जाएगी। तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट किन के बीच में है, एग्रीमेंट किसके बीच में है। सर एग्रीमेंट तो इन दोनों के बीच में है। तो इसके लिए बोला गया है ऐसे केसेस में जहाँ पे एक पर्सन दूसरे को बोल रहा है कि आप सामान यहाँ पे इसको पहुँचाओ। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, जो सप्लायर उसको बोल रहा है कि आप मिस्टर सी को हरियाणा में सामान पहुँचा दो। ठीक है, मिस्टर बी ने सामान पहुँचा दिया। अब इस केस में हमें बताना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। आप बताइए, सामान यहाँ पे पहुँच रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में है। तो ऐसे केसेस के लिए बोला गया कि जो मिस्टर ए का प्लेस है, मिस्टर ए का प्रिंसिपल प्लेस है, जो जिसके लिए उसने जीएसटी नंबर ले रखा है, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी, बी और सी के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। मिस्टर बी किसको पकड़ेगा, इसको अगर कुछ दिक्कत होता है तो मिस्टर बी किसको पकड़ेगा, ई को पकड़ेगा। सी के साथ उसका कुछ कनेक्शन नहीं है। तो एस मिस्टर बी क्या करेगा, क्या करेगा इस केस में, बिलिंग किसको करेगा, मिस्टर ए को करेगा, और क्या चार्ज करेगा, आईजीएसटी चार्ज करेगा। ऑल दो आईजीएसटी इस केस में भी चार्ज होता, इस केस में भी होता, लेकिन आपका जीएसटी नंबर इसका जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी सी को जानता नहीं है। ओके, ओके सर। तो जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यहाँ पे कौन है, ये बोलता है सप्लायर को कि आप डिलीवरी इसको दे दो, तो उस केस में जो थर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर। ठीक है, ये तो एक ट्रांजेक्शन हुई। हाँ सर। अब ए और सी के बीच में एग्रीमेंट होगा। तो एक क्या करता है, देखिए, बी इनवॉइस देगा ए को सामान के लिए। हाँ सर। ए अब इनवॉइस देगा सी को, ए इनवॉइस देगा सी को कि मैंने अब सप्लाई की है। इसने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ सामान पहुंचाया है। इसने इसको इनवॉइस दिया ए को, ए ने सी को इनवॉइस दिया। तो अब सी क्या बन गया, रिसिपिएंट बन गया और ये सप्लायर बन गया। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगी, सर हरियाणा निकल के आएगी। ठीक है, दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है इसमें, एक इन दोनों के बीच में और दूसरा इन दोनों के बीच में। ओके, ओके सर। तो पहले के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी दिल्ली निकल के आएगी और दूसरे के लिए हमारी हरियाणा निकल के आएगी। ओके, ओके सर। वेयर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स आइदर बाय ए सप्लायर और रिसिपिएंट, जहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं लेकिन जो लोग गुड्स है उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, गुड्स वहीं पे पड़ा हुआ है और वहीं से उसकी सप्लाई भी हो गई। तो उस केस में जहाँ पे वो सामान रखा हुआ है, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मिस्टर ए ने, मान लीजिए मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग खरीदी मिस्टर बी से। ठीक है, बिल्डिंग में आपके ऑफिस के फर्नीचर भी लगे हुए थे। तो उसने मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी से बोला कि आप मुझे ऑफिस के फर्नीचर के साथ दे दीजिए इसको। ठीक है, तो ये इसने क्या करा, मिस्टर बी ने बिल्डिंग सेल करी प्लस सेल ऑफ
ऑफिस फर्नीचर किया, तो बिल्डिंग के ऊपर तो हमारा जीएसटी है नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी। हाँ सर, ऑफिस फर्नीचर के ऊपर हमारे जीएसटी आएगा, लेकिन बिल्डिंग, अब ऐसा थोड़ी है कि ये जो ऑफिस फर्नीचर है बिल्डिंग के अंदर ही रहेगा ना, अब इसमें से निकाल के इसके पास लेके तो नहीं जाएगा। जो मिस्टर बी है, बिल्डिंग के साथ ऑफिस फर्नीचर जो लगा हुआ है बिल्डिंग के साथ ही बेचेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि फर्नीचर बाहर निकाल के इसको देगा फिर ये वापस जाके बिल्डिंग में लगाएगा, नहीं। तो इस केस में जो ऑफिस फर्नीचर है इसमें कोई मूवमेंट हुई नहीं सर, कोई मूवमेंट नहीं हुई। तो ऐसे केसेस में जो ऑफिस फर्नीचर है इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो जहाँ पे ये ऑफिस फर्नीचर रखा हुआ है, जहाँ पे ये ऑफिस फर्नीचर जिस प्लेस पे रखा हुआ है, जिस लोकेशन पे रखा हुआ है, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर, चलिए। अगला है जहाँ पे किसी गुड्स के अंदर इंस्टॉलेशन या असेंबली रिक्वायर्ड है। अगर किसी गुड्स के अंदर कोई इंस्टॉलेशन या फिर असेंबली रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब असेंबली का क्या मतलब होता है, उसके पार्ट्स को जोड़ के असेंबल करके एक मशीन बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, ठीक है, या रिक्स होती हैं, आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, तो उनको डिसम्बल्ड फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, उसके बाद जो रिफाइनरीज है वहाँ पे वो उनको असेंबल किया जाता है। तो ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ माना जाएगा जहाँ पे उसको हम असेंबल कर रहे हैं या फिर इंस्टॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक मशीन सप्लाई करी और उस मशीन में इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, इंस्टॉलेशन होना है। तो ये मशीन जहाँ पे इंस्टॉल होएगी वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। दूसरा, मिस्टर ए कुछ ऐसे सामान भेजते हैं, उनके पार्ट्स भेजते हैं जिनमें असेंबली रिक्वायर्ड है, मतलब उनको जोड़ जोड़ के, जैसे कि साइकिल है, ठीक है, साइकिल जो हम शॉप से खरीद के लाते हैं उनके पास तो अनअसेंबल्ड फॉर्म में आती है, टायर अलग, हैंडल अलग, वो क्या करते हैं, उसको असेंबल करते हैं, फिर कस्टमर को बेचते हैं। तो मान लीजिए जिससे वो परचेज करके लेके आ रहे हैं, पार्ट्स खरीद के ला रहे हैं, फिर असेंबल कर रहे हैं, जहाँ पे वो असेंबल हो रहे हैं, वो पार्ट जहाँ पे असेंबल हो रहे हैं, ठीक है, वही वो लोकेशन हमारी क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो कहने का मतलब, जिस सप्लाई ऑफ गुड्स में इंस्टॉलेशन या असेंबली रिक्वायर्ड है, उनको असेंबल करना है, तो जहाँ पे हम उसको असेंबल करेंगे या इंस्टॉल करेंगे, वो लोकेशन हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ओके, ओके सर, चलिए। उसके बाद आती है नेक्स्ट सर्विस। नेक्स्ट सर्विस क्या है सर? नेक्स्ट सर्विस में बोला गया है where the goods are supplied on board on a conveyance like a vessel। vessel माने शिप, vessel का क्या मतलब है, शिप, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, ट्रेन तो पता ही है, और मोटर व्हीकल। अगर अगर हम किसी जर्नी के दौरान कोई सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में सेल कर दिया, एरोप्लेन से जा रहे थे, एरोप्लेन के अंदर सेल कर दिया, गाड़ी के अंदर जा रहे थे, गाड़ी के अंदर सेल कर दिया, शिप के अंदर जा रहे थे, उसमें सेल कर दिया। तो इस केस में कहाँ पे सप्लाई मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माने, क्योंकि जो ट्रेन है हमारी, वो तो चलती हुई जा रही है। अब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको सप्लाई मानेंगे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको सप्लाई मानेंगे, और किस प्लेस पे मानेंगे कि सप्लाई हुआ। तो इसके लिए थोड़ा मुश्किल था निकालना, तो गवर्नमेंट ने बोला कि जहाँ से वो गुड्स उस व्हीकल में, जो कन्वेंस है उसके अंदर बोर्ड किया गया, मतलब उसको चढ़ाया गया, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर ए अपने साथ कोई सामान ट्रेन में लेके जाते हैं दिल्ली से यूपी, ठीक है, वो ड्यूरिंग द जर्नी वो सामान विद इन ट्रेन के अंदर ही किसी को सेल कर देता है, तो हम इस केस में कहाँ सप्लाई मानेंगे,
कहाँ सप्लाई मानेंगे, तो बोला गया है कि इस केस में जहाँ पे उन्होंने सामान को चढ़ाया है, कहाँ से चढ़ाया सर, दिल्ली से, तो दिल्ली ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर इनमें से किसी में भी फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर जो प्रिस्क्राइब मैनर दे रखा है उसके हिसाब से हम कल निकाल के चलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, ओके सर। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन और आपको बताना है कि उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगी। ठीक है सर। एग्जाम्पल 1, बबन लिमिटेड of Nasik, Maharashtra sell 10 refrigerator to Chhagan Private Limited of Pune, Maharashtra for a delivery at a place of business of Chhagan Private Limited in Pune. The place of supply इस केस में क्या होगा, बबन नासिक में है महाराष्ट्र, वहां से उसने 10 फ्रिज भेजे छगन प्राइवेट लिमिटेड को, जो जिसका ऑफिस कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। तो इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, मूवमेंट इन्वॉल्व है इस गुड्स में, हाँ सर मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे इन महाराष्ट्र बनेगा। ओके, ओके सर। दूसरा, बबन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ नासिक महाराष्ट्र सेल 20 रेफ्रिजरेटर टू ढक्कन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ अहमदाबाद गुजरात फॉर डिलीवरी एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ढक्कन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। तो इस केस में भी मूवमेंट इन्वॉल्व है, हाँ सर, तो इस केस में भी क्या बनेगा हमारा, अहमदाबाद जो है गुजरात का वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिए क्या बोला गया है इसमें। तोला राम लिमिटेड, एक पर्सन है तोला राम, कहाँ पे ये, यूपी में, सप्लायर रजिस्टर्ड इन यूपी, ठीक है, नोएडा में इसका प्रिंसिपल प्लेस है, आस्क भोला राम। अब दूसरा पार्टी आ गया भोला राम, भोला राम लिमिटेड, ये कहाँ पे है, भोला राम कहाँ पे है हमारा, ये गुजरात में है सर। टू डिलीवर 50 वॉशिंग मशीन टू इट्स बायर झोलाराम, झोलाराम कहाँ पे है, सर ये राजस्थान में है, ठीक है, जो ये है आपका झोलाराम, ठीक है, झोलाराम बायर है तोलाराम का, ये सामान परचेज करता है तोलाराम से, तो और तोलाराम परचेज करता है भोलाराम से, ठीक है। इन दोनों के केस में, इन दोनों केस में ये आपका सप्लायर है और ये बायर है, और इन दोनों के केस में ये बायर है मतलब रिसिपिएंट है और ये सेलर है। तो तोलाराम ने सोचा कि पहले मैं इसको यूपी मंगाऊंगा फिर राजस्थान भेजूंगा, तो इसने सीधा बोला भोलाराम से, एक काम करो आप सीधा सामान यहाँ भिजवा दो, इसके जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ भिजवा दो आप झोलाराम के पास राजस्थान में। तो डिलीवरी इसने कर दी इसके कहने पे, तोलाराम के 20 वॉशिंग मशीन इसके पास भेज दी। अब हमें इसमें बताना है, देखिए दो ट्रांजेक्शन आ रहे हैं इसमें, एक तोलाराम और भोलाराम के बीच में और एक तोलाराम और झोलाराम के बीच में, ठीक है, तोलाराम और भोलाराम के बीच में और तोलाराम और झोलाराम के बीच में। तो पहले देखते हैं हम भोलाराम और तोलाराम के बीच में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगी। ये कौन सा मॉडल है सर, बिल टू शिप टू पार्टी, तो इस केस में हमारा ये क्या है, थर्ड पर्सन है जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है इसको कि आप यहाँ पे सामान डिलीवर करो। तो उस केस में क्या बोला है, जो इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो पहले केस में जो हमारा यूपी है, ठीक है, इन दोनों के ट्रांजेक्शन के बीच में यूपी हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। फिर जो दूसरा ट्रांजेक्शन है तोलाराम और झोलाराम के बीच में, इस केस में हमारा जो राजस्थान है ये प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगा। ओके, ओके सर। चलिए, उसके बाद फोर्थ में क्या है, न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड हैज लीज्ड इट्स मशीन कॉस्ट 8 लाख टू ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड। एक
न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड है, हम एन लिमिटेड ले लेते हैं, ठीक है, और जी लिमिटेड ले लेते हैं। तो इसने कोई मशीन इसको रेंट पे दे रखी है, लीज पे दे रखी है, और बदले में 35,000 रुपये रेंट मिलता है इसको हर महीने। ठीक है, ठीक है सर। कुछ टाइम बाद कुछ टाइम बाद जी लिमिटेड से बोलता है कि आप जो मशीन है आप मुझे बेच दो। ये मशीन कहाँ पे लगी है? इसके प्रीमिसेस पे लगी है। ठीक है, ये जी लिमिटेड बोलता है कि आप ना मशीन मुझे बेच दो। तो कहता है ठीक है, तो ये मशीन इसको बेच देता है। तो क्या मशीन के जो मशीन के अंदर मूवमेंट आई? मशीन तो वहीं पे है सर, उसी प्रीमिसेस पे है, उसी प्रीमिसेस में जहाँ पे उसने लगा रखा है और रेंटल दे रहा है। बाद में वहीं से उसने उसी प्रीमिसेस पे परचेज कर लिया, मतलब उसी जो प्रीमिसेस में लगा हुआ है वहीं से उसने सेल कर दिया, सप्लाई कर दिया। मूवमेंट इन्वॉल्व है? नहीं सर, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो इस केस में जो मशीन की लोकेशन होगी वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ओके, ओके सर। ये बिल्डिंग वाला एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, जो बिल्डिंग के साथ ऑफिस फर्नीचर खरीदा था हमने। हाँ सर, जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन वाला भी एग्जांपल दे चुका हूँ आपको, और ये असेंबली वाला भी दे चुका हूँ। और ये वाला भी एग्जांपल 8, जो ट्रेन में अपने साथ सामान लेके जाता है और ड्यूरिंग द जर्नी वो सेल कर देता है। तो हम उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मानेंगे? जहाँ से वो सामान उसने ट्रेन पे चढ़ाया था। कहाँ पे चढ़ाया था? कहाँ पे चढ़ाया था? दिल्ली में। तो दिल्ली हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा इस केस में। ओके, ओके सर। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ट्रेन में खाना दिया जाता है पैसेंजर्स को, ठीक है। हाँ, तो जिस स्टेशन से उन्होंने खाना रखा है ट्रेन के अंदर, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये था हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेरी आ रही है आपके माइंड में, कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप या मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे देख के आप ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। ओके, ओके सर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।